नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस और साइंस में हमारा एक चैप्टर चल रहा है काफ़ी दिनों से, जिसका नाम है पाचन एवं अवशोषण, यानी कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को एक और नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं, यानी कि पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए छोटे छोटे इसमें हम कंपार्टमेंट पे हम कहे छोटे छोटे टॉपिक में इसको हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो आहार नाल पढ़ रहे हैं। आहार नाल में जैसे मुख गुहा है, क्योंकि मुख गुहा से ही भोजन शुरुआत होती है, कुतरने में, काटने में, कूचने में। तो पहले बार हम भोजन कहाँ लेते हैं? मुख में लेते हैं। तो मुख गुहा से लेकर के आखिरी स्थान पर जहाँ पर ये भोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर मल के रूप में निकलता है, जिसको कि अवस्कर छिद्र या हम कहें एनस है, तो यहाँ से लेकर के एनस तक, मुख गुहा से लेकर के एनस तक सबको आहार नाल कहा जाता है। और आप जानते हैं कि ये आहार नाल कई कंपार्टमेंट में बटी हुई है। कंपार्टमेंट में इसलिए बटा हुआ है क्योंकि इनके अलग अलग जो कंपार्टमेंट हैं, इनकी बनावट अलग अलग है और इनका फंक्शन भी अलग अलग है, इससे अलग अलग कंपार्टमेंट में बटी हुई है। और जो भोजन आहार नाल से होकर गुजरता है, तो यहाँ पर कुछ देखिए पाचक रस होते हैं, जो कि इनके ऊपर पड़ने के बाद ये भोजन को पचाने में मदद करता है। तो वो जो पाचक रस है एक ग्लैंड में बनता है, ग्रंथि में बनता है, यानी जो पाचक ग्रंथियाँ हैं, जैसे कि लीवर है, जैसे कि अग्नाशय है यानी कि पैंक्रियाज है, जैसे कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड है। तो इन सबको मिलाकर पाचन तंत्र कहा जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने मुख गुहा को पढ़ा है, आइसोफेगस को केवल पढ़ा है। मुख गुहा में बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि टीथ है। टीथ का भी काम है दाना, जो भोजन है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना है, उसको पीसना है, उसको काटना है। और जीभ है, जीभ का भी बहुत सारा काम होता है। जैसे जीभ है, जीभ से लार निकलती है थोड़ा बहुत, या जीभ भोजन को बार बार दांतों तले लेके आता है, तो जीभ को हमने पढ़ा है, दांत को पढ़ा है। इसके अलावा हमारे मुख में या थोड़ा मुख गुहा से बाहर हट करके कुछ ग्रंथियां हैं जहां से लार का सिक्रेशन होता है, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, यानी कि हिंदी में कहेंगे लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियों को भी पढ़ लिया है। लार ग्रंथि को पढ़ने के बाद आता है नंबर आइसोफेगस का। तो हमने आइसोफेगस का फंक्शन पढ़ा है। आइसोफेगस की जो इंटरनल या जो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। हालांकि आइसोफेगस और माउथ कैविटी यानी मुख गुहा के बीच में एक आता है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स न तो ये श्वसन तंत्र का भाग है और न ही कहा जाए ये पाचन तंत्र का भाग है, लेकिन कहा जाए दोनों का भाग है, क्योंकि जब भोजन हम लोग लेते हैं तो भोजन सबसे पहले मुख गुहा में गया है, मुख गुहा में जाने के बाद ग्रसनी यानी फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स के बाद आइसोफेगस में आता है। ठीक इसी प्रकार जब हम सांस लेते हैं तो सांस हवा कहाँ जाती है? पहले नाक में जाती है, नाक से होते हुए कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में जाएगी, यानी ग्रसनी में जाएगी। ग्रसनी में जाने के बाद कंठ से या हम कंठ से होते हुए जो हमारी श्वसन नली है, श्वास नली, जिसको हम लोग कहेंगे विंड पाइप, ठीक है, तो उस ट्रैकियस होते हुए फेफड़े में जाती है। तो ये जो फेरिंग्स है ये दोनों का पार्ट है। फेरिंग्स श्वसन तंत्र का भी हिस्सा है और ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो आज हम मुख गुहा के बाद, आइसोफेगस के बाद आज हम स्टमक को पढ़ेंगे। और स्टमक में हम क्या पढ़ेंगे? केवल स्टमक की जो इसकी बाह्य संरचना है, बाह्य संरचना पढ़ेंगे। इसके अलावा इसकी जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना में हम ये पढ़ेंगे, ये जो आंतरिक संरचना में हम वही पढ़ेंगे जो हमारी दीवार है वो कितने पार्ट में बटा हुआ है, उसमें कौन से ऊतक से बने हुए हैं और उसमें कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं और कौन कौन से सेल्स होते हैं, उस सेल्स से किस प्रकार के रस या जूस का निर्माण होता है। बस इतना पढ़ना है इसमें। अगली वीडियो हम पढ़ेंगे इनके फंक्शन के बारे में। फंक्शन को समझने के लिए जरूरी है पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लिया जाए। तो इसमें जो इसका बाह्य स्ट्रक्चर यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों हमने बनाया है, यानी कि बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना। तो चलिए हम इसको पढ़ाते हैं। लेकिन इसके पढ़ाने से पहले हम उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर दबाएं।
और मैं एक और कहूँगा बात आपसे कि हमारे चैनल को लाइक करें अगर पसंद आए तो, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करें, लेकिन डिसलाइक ज़रूर करें अगर नहीं पसंद आ रहा है तो। और साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वो भी आप बताएं ठीक लगा है, लेकिन अगर गड़बड़ लग रहा है तो आप ये भी कमेंट करके बताएं कि हमको यहाँ इस पार्ट पे गलत लग रहा है। ठीक है, सीधे आप बताइए। चलिए हम कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। ये हमारा स्टमक है, एकदम बाह्य संरचना। ठीक है, इसका पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताते हैं। तो बाह्य संरचना में हमारा स्टमक आपको दिखाई पड़ रहा है। ये कैसे है आकार में, हाशिए के समान आपको दिखाई पड़ रहा है। एक थैली नुमा संरचना है ना। हमारा जो आमाशय है, हमारा जो स्टमक है, जो हमारे आहार नाल में सबसे ज़्यादा चौड़ा कंपार्टमेंट होता है। ये आहार नाल का सबसे ज़्यादा बड़ा ये कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, और इसकी दीवार भी काफ़ी मोटी होती है। अब ये देखिए जो आइसोफेगस है, आइसोफेगस ये वाला हिस्सा, और ये स्टमक। ऊपर हमारा स्टमक किससे जुड़ता है, आइसोफेगस से जुड़ता है। नीचे हमारा स्टमक किससे जुड़ता है, नीचे डियोडिनम से जुड़ता है। ध्यान दीजिएगा, डियोडिनम को हिंदी में कहा जाता है ग्रहणी। क्या कहते हैं, ग्रहणी, ग्रहणी। अब इसको हमको आपको समझाना पड़ेगा। दो शब्द हैं, ऊपर है ग्रसनी, नीचे है ग्रहणी, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। ठीक है, ग्रसनी को इंग्लिश में कहा जाएगा फेरिंग्स। और ग्रसनी कहाँ पाया जाता है, ये आइसोफेगस के ठीक ऊपर, मुख गुहा के ठीक नीचे, यानी कि मुख गुहा के बाद और आइसोफेगस के पहले जो पाया जाता है उसको कहा जाता है ग्रसनी। इंग्लिश में उसको कहा जाता है फेरिंग्स। और ये ग्रहणी, देखिए दोनों सेम अक्षर लग रहे हैं इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। ये जो ग्रहणी है इसको इंग्लिश में कहा जाता है डियोडिनम। डियोडिनम कहाँ पाया जाता है, ये आमाशय यानी स्टमक के बाद और इंटेस्टाइन के पहले पाया जाता है। क्योंकि एक्चुअली आप देखा जाए तो जो डियोडिनम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, तो इसको हिंदी में बोला जाएगा ग्रहणी। समझ में आ गई बात है। चलिए, तो आपको हम बता दें, जो स्टमक है ऊपर आइसोफेगस से जुड़ा होता है। जिस स्थान पर जुड़ा होता है उस स्थान को बोला जाता है कार्डिया। यहां तो देखिए कार्डियक बोला जाएगा, यहां का पूरा स्थान जो होता है आसपास का स्थान, इसको बोला जाएगा कार्डिया। क्योंकि जो स्टमक है, स्टमक के 4 पार्ट हैं। पहले भाग को कार्डिया कहा गया है, और ये वाला जो लंबा चौड़ा भाग है इसको बोला जाएगा, यहां से यहां तक ये गोल वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है फंडिक या बुधनी कहा जाता है। ठीक है, ये वाला स्थान है, इसको फंडस बोला जाएगा। और यहां से जो इसकी बॉडी, यहां से आप पूरा बड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं, इसको बोला जाता है बॉडी ऑफ स्टमक, यानी कि आमाशय काय, आमाशय का शरीर। ठीक है, इसको आमाशय काय कहा जाएगा या बॉडी ऑफ स्टमक, अथवा आप इसको कार्पस कहते हैं। ठीक है, 3 नाम है, बॉडी ऑफ स्टमक या कार्पस अथवा आमाशय काय। हिंदी में आमाशय काय कहा जाता है। और ये वाला हिस्सा जो होता है ये पाइलोरिक रीजन होता है। क्या होता है, पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन की बात करें तो एक छोटे से छिद्र में खुला होता है जिसको पाइलोरिक कैनाल कहते हैं। ठीक है, या इस कंपार्टमेंट को उसको बोला जाएगा पाइलोरिक एंट्रम कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब जो आपको पता है, ये हमारा आमाशय ऊपर किससे जुड़ा है, ऊपर जुड़ा है आइसोफेगस से, यानी कि ग्रास नली से। ग्रास नली जिस क्षेत्र में खुलती है वहां पर एक पेशी होता है, उस पेशी का नाम है कार्डियक स्पिनिक्टर, यानी कार्डियक संकोचक पेशी होता है। ये क्या करता है, जब भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो मुख गुहा से कहाँ गया, फेरिंग्स में गया, यानी कि ग्रसनी में। फेरिंग्स से कहाँ गया, सीधे आ गया आइसोफेगस से होते हुए हमारे आमाशय में आ जाता है, हमारे स्टमक में आ जाता है। तो जब ये भोजन आता है तो ये जो कार्डियक स्पिनिक्टर पेशी है अपने आप इसकी दीवार को, इसकी जो दरवाजा है इसको खोल देता है। अब जैसे ही भोजन इसमें चला जाता है वैसे क्या करता है, इसको अपने आप ये बंद कर देता है। यानी कि ये आमाशय और भोजन नली दोनों की जो छिद्र है वहां पर इसको कंट्रोल करने का काम करता है। बंद क्यों कर देता है, जिससे कि भोजन रिटर्न होकर के फिर
ये जो है आइसोफेगस में न जा सके। ठीक है, ये इसीलिए पेशी कौन कौन काम करता है, उस पेशी का नाम है कार्डियक स्पिनेक्टर मसल्स है, या हम कहें कार्डियक संकोचक पेशी होता है। ठीक इसी प्रकार एक पेशी इसमें होता है जो पाइलोरिक कैनाल है, इसमें किसकी दीवार में पाई जाती है, उसका नाम है पाइलोरिक स्पिनिक्टर। ये भी क्या होता है, जब भोजन यहाँ पर लुगदी के रूप में बन जाता है, यानी कि उस लुगदी को कहा जाता है काइम, क्या बोलते हैं, काइम। तो वो काइम जब यहाँ से होकर के इंटेस्टाइन में, या हम ये कहें कि डियोडिनम में प्रवेश करता है, तो क्या करता है, जब यहाँ से जाता है तो समय इसको शिथिल कर देता है स्पिनिक्टर और जगह बना देता है। लेकिन जैसे यहाँ पर डियोडिनम में ये भोजन प्रवेश करता है तो ये क्या करता है, इसको अपने आप बंद कर देता है। तो ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये पाइलोरिक स्पिनिक्टर करता है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गई बाह्य संरचना। चलिए इसकी आंतरिक संरचना को हम देखते हैं। आंतरिक संरचना में देखिए, इसको हम एक लेयर देखिए म्यूकोसा, दूसरा है ये मस्कुलरिस म्यूकोसी, और तीसरा सब म्यूकोसा, और ये पेशी स्तर, 4 ये 5, समझिए 5 पार्ट में हम इसको बांट दिए हैं। बाहर से शुरू करेंगे, जैसे मानिए ये हमारा क्या है, स्टमक है, तो स्टमक को हम इसको काट दिए, इसकी दीवार का है, दीवार में जो अंदर है एक बाहर है, तो बाहर से स्टार्ट करते हैं अंदर की तरफ। ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ है और ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ है। बात को समझिए, मेरा ये मतलब है कि हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया है ये बाह्य और आंतरिक दोनों बनाया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। और हम यहाँ पे सब लगभग लिख चुके हैं, जो भी ज़रूरत है शब्द लिखने के लिए, केवल समझाने का काम है, हम समझाते चल रहे हैं। हाँ, ये है कि एक शब्द बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं जिससे कि आपको हमारी बात समझ में आ जाए, और बार बार बोलने से क्या होता है या बार बार सुनने से क्या होता है, वो शब्द आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर सबसे बाहर स्तर है, देख रहे हैं ये वाला स्तर, इसको बोला जाता है सिरोसा या लस्य स्तर, हिंदी में लस्य कहा जाता है, ये सिरोसा होता है। इसके बाद वाला जो स्तर आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पेशी स्तर है, यानी कि जो मसल्स का लेयर है वो है। और याद रखिए जो आहार नाल है, आहार नाल में सबसे ज़्यादा मोटी जो मसल्स है वो है आहार नाल में स्टमक का होता है, ये है इसका मसल्स लेयर। इसके बाद ये वाला जो लेयर है इसको सब म्यूकोसा स्तर कहते हैं, क्या बोलेंगे, सब म्यूकोसा लेयर। और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको कहेंगे मस्कुलरिस म्यूकोसी। ठीक, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक है, इसको बोला जाएगा म्यूकस या म्यूकोसा स्तर। तो एक लेयर ये हो गया, ठीक है, जिसको हमने बताया लस्य स्तर है। दूसरा लेयर यहाँ से यहाँ पर स्थित हुआ है, जिसको हमने बोला है, इसका नाम है पेशी स्तर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हमने बताया ये है तीसरे नंबर पर, ये सब म्यूकोसा स्तर है, यहाँ पर हमने लिखा है, देखो सब म्यूकोसा। इसके ऊपर चौथे नंबर पर है मस्कुलरिस म्यूकोसी है, और ये 5वें नंबर पर जो सबसे ज़्यादा चौड़ा पार्ट है यह है म्यूकोसा स्तर है, ठीक है। तो याद करने के लिए हमने 5 पार्ट में इसलिए बताया कि एक तरफ से उस तरह आप भूल जाएंगे, इसको आप क्लासिफाइड कर लीजिए, क्लासिफाइड करने से आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हमने बताया ये कौन सा है, ये है सिरोसा है, यानी कि लस्य स्तर। ये स्तर क्या है, ये पेशी स्तर है ना। और ये स्तर क्या है, इसको सब म्यूकोसा कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मस्कुलरिस म्यूकोसी, और इसको म्यूकोसा। जो सबसे बाहर है, जिसको हम लस स्तर कहते हैं, इसको 2 भाग में बांट दिए हैं। 2 भाग में सबसे जो बाहर है उसको, वो किसका बना होता है, वो विसरल पेरिटोनियल एपिथेलियम का बना होता है। किसका बना होता है, विसरल पेरिटोनियल एपिथेलियम जो टिश्यू है उनका एक लेयर होता है, उससे बना होता है। इसके ठीक अंदर आप देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू की स्तर होती है, लस्य स्तर में ही बात कर रहे हैं। 2 स्तर है, एक हो गया विसरल पेरिटोनियल एपिथेलियम और दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू की बना होता है जो स्तर होता है, या हम हिंदू कहें कि अंतराली संयोजी ऊतक का बना होता है। ठीक इसके बाद जो आता है वो पेशियों का स्तर आता है, यानी कि मसल्स का आता है, म्यूकस का नहीं, मसल्स का, याद रखिएगा, क्योंकि हमने यहाँ यम किया है, मसल है ये, यहाँ पे सब म्यूकस आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये मसल्स है, पेशियों का स्तर होता है। इसमें 3 प्रकार के जो टिश्यूज है वो 3 प्रकार के हैं। सबसे नीचे, यानी ये हम कहें सबसे बाहर, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर होता है। उसके ठीक लॉन्गिट्यूडिनल को हिंदी में कहा जाएगा अनुलंब, ठीक है, अनुलंब
पेशी अस्तर होता है ये। इसके ठीक ऊपर देख रहे हैं ये गोला गोला बना है, गोले को हिंदी में वर्तुल कहा जाता है, अंग्रेजी में सर्कुलर कहा जाता है। तो ये सर्कुलर मसल्स लेयर का बना होता है। इसके ठीक ऊपर देखो आड़ी है, तिरछी है, इसको हिंदी में हम कहें तिरछी पेशी अस्तर, या इसको अंग्रेजी में कहेंगे ऑब्लिक मसल्स लेयर का बना होता है। तो तीन चीज हमको देखा है मसल्स में, तीन टाइप के, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर है, दूसरा है सर्कुलर मसल्स लेयर है, और तीसरा है ऑब्लिक मसल्स लेयर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद जो लेयर आता है वो सब म्यूकोसा का आता है। सब म्यूकोसा में कोई ग्लैंड नहीं होती, ग्रंथि नहीं होती है, और उसमें न तो कोई मसल्स होता है। उसमें जो भरा होता है वो किसका जाल भरा होता है? उसमें जो भरा होता है वो ब्लड वेसल्स का जाल होता है। ठीक है, किसका जाल होता है? पूरा ब्लड वेसल्स के जाल होते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स का पूरा जाल होता है, यहाँ से क्या होता है, ब्लड के माध्यम से ही जो आमाशय की दीवार है उनको भोजन पहुंचता है, दीवार को चाहिए, उनको ऑक्सीजन पहुंचता है, उनको हार्मोन्स है, ऑक्सीजन है, भोजन में बहुत सारे हैं, विटामिन है, प्रोटीन है, जो भी है इनको किसके माध्यम से पहुंचेगा? यहीं से पहुंचेगा। जल है तो यही ब्लड वेसल्स के द्वारा पहुंचता है। तो पूरा ये ब्लड वेसल्स का यहाँ पर जाल होता है। ठीक इसके ऊपर जो अस्तर होता है वो क्या है? मस्कुलरिस म्यूकोसी का। मस्कुलरिस म्यूकोसी होता है। इसके बाद आता है म्यूकोसा। म्यूकोसा में देखिए, ये देख रहे हैं, ये पूरा ये जो लेयर बना है, ये सतह है, इस पे, इसी सतह पे काफ़ी अनेक प्रकार की जो है सेल्स होती हैं, और ये जो एपिथेलियम का बना होता है, ठीक है, एपिथेलियम का, इसमें म्यूकस सेल है, देख रहे हैं ना, सब म्यूकस सेल है, म्यूकस सेल, और इनके बीच में देखिए ये काफ़ी बड़ा जो है गर्त है, गड्ढा है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, इसके बीच में देखिए ये गड्ढा है। तो ये जो गड्ढा है इसको बोला जाता है गैस्ट्रिक पिट बोलते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक पिट, या इसको कहेंगे जठर गर्त। हालांकि जठर गर्त भी कोशिकाओं से बना होता है। तो जठर गर्त की जो कोशिकाएं होती है जठर रस का श्रावण करती, स्रावित करती रहती है। और जो ये देख रहे हैं बना है, इसमें जो सारी कोशिकाएं दिखाई पड़ी, इन कोशिका को बोला जाएगा, क्या बोलते हैं इसको? म्यूकस सेल बोलते हैं। तो देखिए म्यूकस सेल का चित्र हमने यहाँ पर बना दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये म्यूकस सेल किस पे है? एपिथेलियम के ऊपर जो है ये एक लेयर है, उसी पड़े हैं और बनाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। आप देख रहे हैं ये एकदम पूरा लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड है, यानी मोड़ है, अनुलंब भंज है। भंज का मतलब होता है मोड़, ठीक है, फोल्ड, जिसको रायुगी कहा जाता है। हालांकि ये चीज़ आपको खाली पेट रहे तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये जो है अनुलंब जो भंज होता है, जब शीतलन अवस्था में आता है तो काफ़ी फैल जाता है, प्रसार होता है। जैसे अगर हम इसको पकड़ के इधर खींच लें, इसको पकड़ के इधर खींच लें, तो क्या होगा? यहाँ पे स्पेस बढ़ जाएगा ना। तो ऐसे जब हमारे आमाशय में जब भोजन आता है तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड है, जो अनुलंब भंज है, मोड़ है, ये अपने आप शिथिल अवस्था में आ जाता है। इसलिए पेट पे काफ़ी भोजन आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अगर ये ना फोल्ड होता तो हमको लगता है 20-20 मिनट बाद, 25-25 मिनट बाद हमको भोजन करना पड़ता। अगर ये फोल्ड हो जाता तो यहाँ पर बहुत सारा भोजन इसमें इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण 4 घंटा 5 घंटा बाद हम लोग भोजन करते हैं। तो चलिए, ये सेल क्या करता है? इस सेल का नाम है म्यूकस सेल, यानी कि श्लेष्मिक कोशिका। श्लेष्मिक कोशिका हिंदी में, अंग्रेजी में इसको म्यूकस सेल कहा जाएगा, ठीक है। और ये बनाती एक झिल्ली का निर्माण करती है, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, हिंदी में कहा जाएगा श्लेष्मिक कला, ठीक है, निर्माण करते हैं। इसके बाद हम आपको बताएं, ये वाला जो स्पेस है इसको बोला जाता है जठर, इसको बोला जाता है जठर गर्त, यानी गैस्ट्रिक पिट कहा जाता है। यहाँ पर कोशिकाएं गैस्ट्रिक पिट, ये भी वैसे आपको बता दें, ये भी म्यूकस का ही श्रावण करती है, ठीक है। अब यहाँ पर बीच बीच में देखिए लैमिना प्रोप्रिया है, इसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। अब इसी में देखिए यहाँ पर मुड़ करके ये देखिए क्या बना है? एक ग्लैंड का निर्माण किया है। कहाँ पर? यहाँ पर। इसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुख्य रूप से 4 कोशिकाओं की बात हम करेंगे। चारों कोशिका को हमने यहाँ पर बना दिया है। इस कोशिका को बोला जाता है म्यूकस नेक सेल, यानी कि श्लेष्मिक ग्रीवास कोशिका। इस वाली कोशिका को बोला जाता है, इसको बोला जाएगा पैराइटल या ऑक्जेंटिक कोशिका कहा जाता है, यानी कि पैराइटल अथवा ऑक्जेंटिक सेल कहा जाता है। ये तीसरे नंबर का सेल है, इसको हम छोड़ के बात कर रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
इस सेल को बोला जाता है चीफ या जाइमोजेनिक सेल कहा जाता है, चीफ अथवा जाइमोजेनिक सेल। और ये चौथे नंबर का सेल है जिसको बोला जाता है एंटेरो एंडोक्राइन सेल। क्या बोलेंगे? एंटेरो एंडोक्राइन सेल कहा जाता है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल, चीफ या जाइमोजेनिक सेल। ठीक है, आइए एक एक हम बताते हैं। जो म्यूकस नेक सेल है, यानी जो इसकी बात करते हैं, ये कहाँ पे पाई जाती है? देखिए ये है म्यूकस नेक सेल। ठीक है, आप पिट्स एंड ग्लैंड, ये गड्ढे में पड़ा है ना म्यूकस नेक सेल, यहाँ पर जैसे है पड़ा है, ये ग्लैंड का निर्माण करती है। और जो म्यूकस नेक सेल है वो ठीक जैसे म्यूकस सेल होता है, म्यूकस को स्रावित करता है, ठीक उसी प्रकार म्यूकस नेक सेल भी, यानी जो श्लेष्मिक ग्रीवा सेल है, कोशिका है, ये भी म्यूकस को ही स्रावित करता है। इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जो है फंक्शन में हम समझाएंगे। इसके बाद ये वाला सेल देखना, ये सबसे बड़ी, इसका जो है फोल्ड में जो पड़ा है, ये सबसे बड़ी सेल होती है। इस सेल को पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं। हिंदी में भी लिखेंगे तो आप पैराइटल या ऑक्जेंटिक कोशिका लिखेंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये जो पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। और इसके अलावा ये सिक्रेट करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ का श्रावण करता है, यानी स्रावित करता है, वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, भोजन के साथ मान लीजिए कोई बैक्टीरिया, हानिकारक पदार्थ है, ठीक है, वो अगर चला गया आमाशय में, तो इसके एसिड के कारण, एसिड के असर के कारण क्या होता है, वो उनको डेड कर देता है, मार देता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, या हम ये कहें कि जितना भी एसिड का निर्माण होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल ही करता है। ठीक है, इनके साथ साथ थोड़ी मात्रा में एक तात्विक कारण होता है, तात्विक कारक का भी निर्माण करता है थोड़ी मात्रा में। तात्विक कारक को इंग्लिश में कहा जाएगा इंट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है। वास्तव में ये क्या होता है, जो विटामिन B12 होता है उसको ये एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जब ये स्रावित होता है तो अगर मान लीजिए आमाशय में आपका विटामिन B12 है तो उनके साथ ये जुड़ जाता है। लेकिन जब भोजन इंटेस्टाइन में जाता है, उस भोजन को क्या कहा जाएगा, उनको कहते हैं काइम। जब काइम इंटेस्टाइन में जाता है तो क्या करता, अवशोषित करने में ये काफ़ी मदद करता है। तो दूसरे नंबर जो सेल था पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, याद रखिए, या HCl का, और साथ साथ में तात्विक कारक को साबित करता है मुख्य रूप से। अब जो तीसरे नंबर का है, इसको चीफ या जाइमोजेनिक सेल कहते हैं। इसको थोड़ा समझाना जरूरी है। चीफ को हिंदी में मुख्य कहा जाएगा या प्रधान कहा जाएगा। इसको प्रधान कोशिका कहा जाता है या इनको मुख्य कोशिका कहा जाता है, अथवा एक नाम है जाइमोजेनिक कोशिका कहते हैं। तो जाइमोजेनिक सेल आप देखिए ये है, ये कहाँ पाया जाता है, ये देखिए, ये जाइमोजेनिक सेल है। ये क्या काम करता है, आप जानते हैं भोजन को पचाने में एक पेप्सिन होता है। ठीक है, पेप्सिन आप जानते हैं, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम होता है, ध्यान दीजिएगा, एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन क्या है, ये एंजाइम है, पेप्सिन। ठीक है, तो एंजाइम के पहले क्या बनता है, प्रो एंजाइम। प्रो माने पहले होता है ना, तो प्रो एंजाइम। तो पेप्सिन के पहले जो बनता है उसको कहते हैं प्रो एंजाइम। पेप्सिन के पहले जो बनेगा प्रो एंजाइम, उसको क्या बोला जाएगा, पेप्सिनोजन बोला जाएगा। क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। तो जो पेप्सिनोजन है, ये तो कौन बनाता है, जो हमारा ये सेल है चीफ या जाइमोजेनिक सेल, इसी पेप्सिन के पहले बनाने वाला जो पेप्सिनोजन है उसका निर्माण करती है, यानी प्रो एंजाइम का निर्माण करती है, एंजाइम का निर्माण नहीं करती है। तो ये सेल चीफ या जाइमोजेनिक सेल प्रो एंजाइम का निर्माण करती है। उस प्रो एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजन। जब ये पेप्सिनोजन HCl के संपर्क में आता है तब ये बनता है पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन ही हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, प्रोटीन को तोड़ने में। तो पहले ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है प्रो एंजाइम, यानी कि जो पेप्सिनोजन है निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जैसे ही HCl के संपर्क में आता है तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। ठीक।
ठीक है ना। इतने आप समझिए कि किसका निर्माण करता है ये हमारा चीफ या जाइमोजेनिक सेल, ये पेप्सिन का निर्माण करता है। इसके अलावा जो जठर लाइपेज है यानी गैस्ट्रिक लाइपेज है, इनकी भी मात्रा को साबित करता है। तो दो महत्वपूर्ण काम करता है चीफ या जाइमोजेनिक सेल। पहला काम करता है पेप्सिनोजन का निर्माण करता है, और दूसरा क्या करता है जठर लाइपेज यानी गैस्ट्रिक लाइपेज का निर्माण करता है। अब आगे आगे एकदम आधार में देखिए, ये एकदम बेस पे एक सेल है जिसका नाम है एंटेरो एंडोक्राइन सेल। क्या कहते हैं इसको? एंटेरो एंडोक्राइन कोशिका या एंटेरो एंडोक्राइन सेल। ये सीधे जान लीजिए एकदम आधार में बेस में नीचे पाया जाता है, और इनके द्वारा एक प्रकार का हार्मोन साबित होता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन्स। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिन हार्मोन्स यानी कि जठर हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है? ये जो जब ये बनाता है, बनाने के बाद सीधे जो इसमें ऊतक द्रव्य होता है, ऊतक द्रव्य में सीधे उस हार्मोन्स को छोड़ ही देता है। होगा ब्लड जो हमारा है, ब्लड उसको ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद जहाँ इसको जाना होता है, जहाँ जरूरत होती है वहाँ पहुँच जाती है। तो किसको छोड़ता है? ये गैस्ट्रिन हार्मोन्स को छोड़ता है। अब हम आपको बताएं जो हमारा लाइपेज है, जो हमारा लाइपेज का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो जठर लाइपेज है या जो हमारा पेप्सिन है या पेप्सिनोजन है, जो हमारा म्यूकस है या हमारा ये सीएल है, ये सीएल माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तात्विक अम्ल है, इन सबको मिलाकर अगर हम कहें तो इन सबको कहा जाता है मिलाकर जठर रस कहा जाता है, गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक करें और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन करें ज़रूर। धन्यवाद।